नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली एडिटोरियल एनालिसिस 14 मई 2022। दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक है कर्नल ऑफ श्रीलंका वाटर फ्रंट प्रोटेस्ट। देखिए, श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में आपको मालूम ही है, तो उधर जो प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों उसके बारे में एक आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। सेकंड है एक्शंस दैट कोरोड द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल बेसिकली हमारी ब्यूरोक्रेसी के बारे में है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी भूल जाते हैं, इसके बारे में एक आर्टिकल है। तो ये दो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला आर्टिकल, द कर्नल ऑफ श्रीलंकास वाटर फ्रंट प्रोटेस्ट। ये आर्टिकल लिखा है राधिका कुमारस्वामी, शी इज चेयरपर्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर एथनिक स्टडीज श्रीलंका। ये आर्टिकल बेसिकली श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में है। देखिए, श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट के सामने गोटागो गामा करके एक स्पेस क्रिएट किया हुआ है प्रोटेस्टर्स ने। अब ये जो गोटागो गामा है इसे आप रिलेट कर सकते हो दिल्ली में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसी से। देखिए, दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट कैसे हुआ था, वो लोग सारे बंदोबस्त लेके आए हुए थे, करीब 1 साल के लिए उधर रहे थे, खाना पीना सोना सब कुछ उधर ही थे, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उधर रह भी रहे थे। उनके लिए उधर म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, मेडिकल सर्विसेज, अखाड़ा सब कुछ उधर ही सेटअप किया हुआ था, है कि नहीं। तो इसी टाइप का एक प्रोटेस्ट है गोटागो गामा भी। पिछले 30 दिन से श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट के सामने ये प्रोटेस्ट चल भी रहा है। उधर सब कुछ है दोस्तों, म्यूजिक, थिएटर, ट्रेडिशनल रिचुअल्स अलॉन्ग विद पॉलिटिकल चैंट्स, स्लोगन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, मतलब वो लोग उधर रह भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। पीपल फ्रॉम एवरी कम्युनिटी सॉट रेफ्यूज एट गोटागो गामा फ्रॉम डेली हार्डशिप ऑफ लिविंग इररेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, रिलीजियन, जेंडर, एथनिसिटी। देखिए, सारे कम्युनिटी के लोग गोटागो गामा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, प्रोटेस्टर्स को चाहिए एक ऑल्टरनेटिव श्रीलंका जो डेमोक्रेटिक हो, नॉन वायलेंट हो, इंक्लूसिव हो, क्रिएटिव हो, जहां यूथ के लिए एक स्पेशल प्लेस हो और कोई गवर्नमेंट से या फिर गवर्निंग प्रिंसिपल से डरे ना। ऐसा एक श्रीलंका चाहिए, वो उनका विजन है। पर दोस्तों, पिछले हफ्ते दैट इज मई 9 को कुछ अलग सिचुएशन हुआ। गवर्नमेंट के जितने सपोर्टर्स है वो गोटागो गामा में जितने प्रोटेस्टर्स है उन्हें अटैक किया, उनके स्पेस को ब्रूटली डिस्ट्रॉय किया एंड काफी सारे लोगों को इंजूर किया। अब देखिए, अब तक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, जैसे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था। अब जैसे गवर्नमेंट के सपोर्टर्स ने इन्हें अटैक किया, ये जो प्रोटेस्ट है वो भी वायलेंट बन गया। अब जैसे ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया दोस्तों, चीजें पूरा बदल गया। अब ये जो गोटागो गामा के प्रोटेस्टर्स है वो गवर्नमेंट सपोर्टर्स को मारा, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के जितने घर थे उन्हें जलाया, राजपक्सा के जितने प्राइवेट प्रॉपर्टीज थे उन्हें भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया। फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर किया और बोला गोटागो गामा के जितने प्रोटेस्टर्स है उन्हें ये सब बंद करना चाहिए, वापस घर जाना चाहिए। पर जो भी है, अब श्रीलंका में सिचुएशन टेंस एंड वोलेटाइल है। देखिए दोस्तों, श्रीलंका में बहुत पहले से एक लार्जर सोशल मूवमेंट बन रहा था। इट वॉज यूथ लेड बट इन्वॉल्व ए लार्ज क्रॉस सेक्शन ऑफ द पीपल। देखिए, यूथ इस मूवमेंट को लीड कर रहा था, पर लार्ज क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल मतलब अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग एज ग्रुप के लोग भी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व था। मतलब इन लोगों को पता था श्रीलंका जिस दिशा में जा रही है वो ठीक नहीं है, किसी ना किसी दिन आज जो हाल हुआ है श्रीलंका का ये होगा ही। तो वो सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने लग गया। देखिए, पहले तो जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट थे या फिर गवर्नमेंट में जो भी पावर में थे वो इनको इतना सीरियस नहीं लिया। वो लोग ने ये सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस हिसाब से राजपक्सा का रूल चल रहा है वो सब ठीक है। पर देखिए, फिर जैसे नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक है ना, चीज़ें पूरा बदल गया। फिर अब जो हाल है, श्रीलंका का मासिव इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ और जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिया था वो सब गलत है, वो प्रूव हो गया। फिर धीरे धीरे सारे लोगों को ये पता होने लग गया कि यूथ जो कर रहा था वो सही था। देखिए, धीरे धीरे श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेजेस आ गया, डेट क्राइसिस आ गया, फ्यूल एंड गैस शॉर्टेजेस आ गया, लाख ऑफ फूड अवेलेबिलिटी हो गया। तो बेसिकली आज जो हाल है श्रीलंका का वो हो ही गया जैसे यूथ एक्सपेक्ट कर रहे थे। तब देखिए, अब पूरे जो सिटीजन्स का जो गुस्सा है, इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकला और लोग फिर यूथ की तरफ देखने लग गया कि ये लोग सही बोल रहे थे। फिर धीरे धीरे यूथ के साथ सारे जो लोग हैं वो ज्वाइन होने लग गया। इनको इंस्पायर करने के लिए ऑलरेडी दुनिया में काफ़ी सारे इस तरह का मूवमेंट हो चुका था, लाइक वॉल स्ट्रीट मूवमेंट, ब्लैक लाइव्स मैटर, अरब स्प्रिंग, इंडियन फार्मर्स मूवमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनका एम्फोसिस केवल नॉन वायलेंस, डेमोक्रेसी, एथनिक हार्मनी एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन में था। ये लोग कभी भी ये नहीं चाहते थे किसी भी तरह का वायलेंट प्रोटेस्ट हो। फिर लार्ज क्राउड्स एंड लीडिंग सेलिब्रिटीज फ्लॉक ईच इवनिंग टू गोटागो गामा टू एक्सप्रेस देयर सोलिडारिटी। तो कि लार्ज क्राउड्स आने लग गया, फिर सेलिब्रिटीज आने लग गया इन गोटागो गामा जो मूवमेंट चल रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर कई सारे यंग एक्टिविस्ट आए, लाइक ऑल इंडिया स्टूडेंट एंड एकेडमिक यूनियंस वगैरह। देखिए, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि ऐसा भी यूनियंस इनका सपोर्ट में आने लग गया जिनका थोड़ा सा वायलेंट हिस्ट्री था।
फिर भी देखिए 30 दिन के लिए सारे बिना कोई वायलेंस का इनको सपोर्ट किया और एक पीसफुल प्रोटेस्ट चलता रहा। फिर ट्रेड यूनियंस, एनवायरमेंटल मूवमेंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, वीमेंस ग्रुप्स, टू रोटरी क्लब्स, रिलीजियस लीडर्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स सब आए गोटागामा में। डेमोक्रेसी, एथनिक हार्मनी, करप्शन एंड द आर्बिट्री एलिनेशन ऑफ एसेट सीम टू बी द मेजर थीम्स। तो इनका देखिए मेजर थीम्स क्या था। एक तो डेमोक्रेसी, फिर एथनिक हार्मनी, सारे एक साथ सोलिडारिटी के साथ गवर्नमेंट के जो मूव्स है, इनके जो करप्टेड पॉलिसीज है वो सबके अगेंस्ट फाइट करना। फिर एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ज्वाइन हुआ दोस्तों, दे वर द यंग लॉयर्स। जैसे लॉयर्स आया इस मूवमेंट में तब प्रोटेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ऊपर हो गया। मतलब प्रोटेस्टर्स को जब पुलिस अरेस्ट करता था, देखिए जब प्रोटेस्ट होगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो पुलिस का अरेस्ट तो होगा ही, पुलिस के अरेस्ट के बाद इन्हें कोर्ट ले जाएगा। अब कोर्ट में ये सारे लॉयर्स खड़े होते थे अथॉरिटीज के सामने इनको बचाने के लिए, एंड दिस क्रिएटेड ए सेफ्टी नेट फॉर द मूवमेंट। अब देखिए प्रोटेस्टर्स बिना कोई डर का प्रोटेस्ट करने लगे क्योंकि लॉयर्स तो है उन्हें बचाने के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है गोटागामा को ज्वाइन करने लगे। कभी कभी वायलेंस होने का भी कंसर्न था क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो एक्टिव विजिलेंटिज्म में विश्वास करते थे। विजिलेंटिज्म मतलब क्या होता है, जब आप लॉ को एनफोर्स करते हो बिना कोई लीगल अथॉरिटीज का, ठीक है। तो ऐसे भी लोग थे उस टाइम पर। एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ रिलीजियस फिगर्स, सिविल सोसाइटी लीडर्स, लीगल प्रोफेशन वगैरह वायलेंस को रोके रखा। अब दोस्तों एक सवाल उठता है, आपने अब तक देखा गोटागामा मूवमेंट को मैक्सिमम सपोर्ट मिल रहा था, चाहे वो स्टूडेंट्स यूनियन हो, ट्रेड यूनियंस हो, सिविल सोसाइटी लीडर्स हो, रिलीजियस फिगर्स हो, लॉयर्स हो, सेलिब्रिटीज हो, सबका सपोर्ट तो मिल रहा था। पर क्या तमिल लोगों ने उनका सपोर्ट किया? देखिए अगर आपको श्रीलंका में एक पान श्रीलंका मूवमेंट चलाना है वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो तमिल पीपल के इन्वॉल्वमेंट के बिना वो सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि श्रीलंका का एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन तमिल पीपल का भी है। श्रीलंका का अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन देखोगे उधर तमिल पीपल कॉन्सेंट्रेटेड है, पर उनसे जितना पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड था उतना तो नहीं मिला। अब तमिल पीपल का नैरेटिव ये था दोस्तों, वेयर वेर यू व्हेन वी वेंट थ्रू डायर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ड्यूरिंग द वार। आप सबको पता होगा श्रीलंका में सिविल वार चला था, सिंहलीज गवर्नमेंट और एलटीटी के अगेंस्ट फाइट्स हुए थे और गवर्नमेंट ने एलटीटी फोर्सेस को कंप्लीटली खत्म किया था। ये सब बातें आपको पता होगा, इवन हमारा इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भी पहुंचे थे उधर, ये सब हमने कई बार डिस्कस किया है। उस टाइम पर तमिल लोगों के अगेंस्ट काफ़ी अट्रोसिटीज चला था। तो अब तमिल पीपल ये पूछ रहे हैं, जब हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा था उस टाइम पर आप कहाँ थे? हमारी मदद करने के लिए आप नहीं आए, अब आपको हमारी मदद चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसके बावजूद तमिल पीपल का थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन हुआ है, लाइक उन्होंने आइलैंड में हड़ताल वगैरह कंडक्ट करवाया, ठीक है। और जाफना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन एंड वीमेन फ्रॉम नॉर्थ एंड ईस्ट हैव आल्सो कम टू गोटागामा। इवन गोटागामा में कुछ लोग आए जाफना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी, और उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया गोटागामा मूवमेंट में, ठीक है। एंड लीडिंग नॉर्थर्न सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट एक लेटर भी लिखा इन सपोर्ट ऑफ द प्रोटेस्टर्स हु हैड बीन अफेक्टेड बाय द वायलेंस ऑन मंडे। रीजनली उन्होंने एक खत भी लिखा। मतलब देखिए एक कंप्लीट पार्टिसिपेशन आप नहीं बोल सकते, फिर भी उनकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन रहा है। तो दोस्तों प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? देखिए आप सबको पता है प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्सा तो रिजाइन किया और लोग ये चाहता है प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा ही रिजाइन ही कर ले अपना भाई की तरह। और अभी तो नया प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट हुआ है, रनिल विक्रमसिंघे। अब रनिल विक्रमसिंघे के सामने तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है, उन्हें पार्लियामेंट का भी कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा और लोगों का भी कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा, क्योंकि देखिए किसी को ये क्लियर नहीं है रनिल विक्रमसिंघे ये सब मैनेज कर पाएंगे, इतना उनको फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज है। तो देखिए कंडीशन तो अभी एकदम वॉलेटाइल है, क्या होगा किसी को पता नहीं। तो दोस्तों अब प्रोटेस्टर्स का कुछ डिमांड है। सबसे पहला डिमांड ये है 19th अमेंडमेंट को वापस लेके आओ। देखिए आजकल श्रीलंका में 20th अमेंडमेंट चल रहा है। 20th अमेंडमेंट काफी न्यूज में था पिछले साल, काफी सारे नए प्रोविजंस इंक्लूड किए थे, जैसे कि प्रेसिडेंट को ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए थे। तो प्रोटेस्टर्स ये चाहता है 19th अमेंडमेंट को वापस लेके आओ, स्पेशली 19th अमेंडमेंट का कुछ प्रोविजंस, जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कमीशन होनी चाहिए जैसे कि इंडिया में है, और ये जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है इसे अबोलिश कर दो थ्रू ए 21st अमेंडमेंट। मतलब नया एक अमेंडमेंट लेके आओ और ये एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी को अबोलिश कर दो। फिर एक नया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सेटअप करो फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नेगोशिएशंस। देखिए श्रीलंकन गवर्नमेंट आजकल आईएमएफ के साथ नेगोशिएट कर रहा है ये डेट क्राइसिस से उन्हें बचाने के लिए। देखिए अगर आईएमएफ बेल आउट करते फिर आईएमएफ जो बोलेगा उसके हिसाब से करना पड़ेगा इकोनॉमी को बचाने के लिए, ठीक है। तो लोग भी यही चाहते हैं ऐसा एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रेडी करो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नेगोशिएशंस के लिए। आफ्टर दैट एक जनरल इलेक्शन भी होना चाहिए 6 महीने के अंदर।
वैसे दोस्तों प्रेसिडेंट राजापक्सा ने रिसेंटली ये बोला था कुछ डिमांड्स को वो एक्सेप्ट करेंगे, पर देखिए बात यह है दोस्तों, प्रोटेस्टर्स को ना प्रेसिडेंट के ऊपर विश्वास है ना पार्लियामेंट के ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट कैसा है सबको मालूम है। दूसरा, पार्लियामेंट में भी जितने मेंबर्स है वो सब डिवाइडेड है, ऑपोजिशन भी स्ट्रांग नहीं है। अगर प्रेसिडेंट कुछ करना चाहे भी तभी कुछ होगा नहीं। तो प्रोटेस्टर्स अब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको और स्ट्रांग लेके जाएंगे, गवर्नमेंट के ऊपर और प्रेशर डालेंगे और जितना उनका डिमांड्स है उसे फुलफिल करने में कोशिश करते रहेंगे। यही उनका प्लान लग रहा है। अगर प्रेसिडेंट राजापक्सा रिजाइन नहीं करते हैं तो ये क्लियर नहीं है कि पब्लिक विक्रमसिंघे गोटाबाया राजापक्सा कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ भी अगर ठीक होना है तो एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। तो एक स्टेबिलिटी लाने के लिए हो सकता है पब्लिक विक्रमसिंघे गोटाबाया राजापक्सा का जो प्रेजेंट कॉम्बिनेशन है उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। पर देखिए, इट इज मोर लाइकली दैट अनरेस्ट एंड टर्मोइल इन श्रीलंका विल परसिस्ट अंटिल प्रेसिडेंट राजापक्सा लीव्स। पर ये बेसिकली एक चांस है, हो सकता है, पर मैक्सिमम चांसेस यही है तब तक प्रोटेस्ट चलते रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट राजापक्सा रिजाइन नहीं करते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, अगर प्रेसिडेंट राजापक्सा कंटिन्यू करते हैं विद एन अनपॉपुलर पार्लियामेंट और ये टर्मोइल चलता रहेगा, तब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तब हो सकता है एक मिलिट्री कूप हो जाए जैसे कि म्यांमार में हुआ था। पर देखिए इसका चांसेस कम है क्योंकि ऑलरेडी आर्मी का जो कमांडर है इस ऑप्शन को डिने किया है। तो ये तो ऊपर से दोस्तों आजकल सिक्योरिटी फोर्सेस में जितने मेंबर्स हैं वो इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके स्ट्रगल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है अगर आर्मी कमांडर को ये लगे चलो गवर्नमेंट को टोपल कर देते हैं तो ये होगा नहीं, क्योंकि उन्हें भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने मेंबर्स हैं उनका फुल सपोर्ट नहीं मिलेगा। And meanwhile, IMF has signaled that it will go ahead with its negotiations since there seems to be an all-party consensus for that to happen. तो देखिए कुल मिला के ये लग रहा है दोस्तों IMF के साथ नेगोशिएशंस होगा, क्योंकि IMF के साथ नेगोशिएट करने के लिए सारे पार्टी रेडी है। तो श्रीलंका में जितने पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक ऑल पार्टी कंसेंसस में आएंगे और IMF के साथ नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर श्रीलंका। श्रीलंका का इतना ज़्यादा डेट क्राइसिस है तो इसे अगर बेल आउट करवाना है तो IMF ही कर सकते हैं। पर IMF के साथ नेगोशिएट करने का मतलब ये हो गया श्रीलंकन इकोनॉमी को IMF चलाएंगे। एंड द फ्यूचर ऑफ श्रीलंका इज वॉलेटाइल एंड अनसर्टन, बीइंग ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स, बट देयर इज एन अंडर करंट ऑफ होप। छोटा मोटा होप अभी भी है दोस्तों, अगर IMF के साथ ठीक तरह नेगोशिएट करते हैं तो हो सकता है अगले कुछ सालों में श्रीलंकन इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। अगला आर्टिकल है एक्शंस दैट कोरोड द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल लिखा है नीलमा थाप मोहंती, जिन्होंने सीनियर पोजीशंस में काम किए हैं इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसीज। ये आर्टिकल भी ब्यूरोक्रेसी के बारे में दोस्तों, कैसे हमारे देश का ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में आके या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाते हैं। ये लेटर शुरू होता है 2 लेटर से जो 2 ग्रुप ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा। सबसे पहला ग्रुप का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टैक्ट ग्रुप CCG, दूसरा का नाम है कंसर्न सिटीजन्स। ये दोनों ग्रुप रिटायर्ड पब्लिक ऑफिशियल्स का ग्रुप है। रिटायर्ड पब्लिक ऑफिशियल्स मतलब उसमें सिविल सर्वेंट्स है, रिटायर्ड जजेस है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स है, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टैक्ट ग्रुप ने प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखा कंसर्निंग द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन इन द कंट्री। देश का जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन है इसके बारे में इन्होंने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, वो भी ओपन लेटर। And in the letter, they appealed to him to call for an end to politics of hate and violence against the minorities, particularly Muslims. देखिए, वो पॉलिटिक्स बंद करने के लिए बोला जिसमें माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट एंड वायलेंस हो। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इन्होंने ये खत लिखा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टैक्ट ग्रुप का एक राइवल ग्रुप है कंसर्न सिटीजन्स, इन्होंने और एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टैक्ट ग्रुप का जो एलिगेशंस है वो फॉल्स नरेटिव है and they are inspired by western and international lobbies। तो समझ गया, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टैक्ट ग्रुप ने बोला कि देश में वायलेंस हो रहा है माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के अगेंस्ट, ये पॉलिटिक्स बंद करना चाहिए। और इनका जो राइवल ग्रुप है कंसर्न सिटीजन्स, इन्होंने बोला ये लोग जो एलिगेशंस कर रहे हैं वो फॉल्स नैरेटिव है, वेस्टर्न एंड इंटरनेशनल लॉबीज ने इन्हें इंस्पायर किया हुआ है ऐसा। बट अनफॉर्चुनेटली इन नेदर ऑफ द फॉर्मुलेशंस इज देयर एनी रेफरेंस टू द रोल ऑफ सिविल सर्विस। देखिए, पहला ग्रुप ने बोला ऐसा पॉलिटिक्स एंड करो जहां मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट एंड वायलेंस हो रहा है, दूसरे ग्रुप ने बोला इनका जो एलिगेशन है वो फॉल्स नरेटिव है। पर दोनों ग्रुप ने रोल ऑफ सिविल सर्विस के बारे में नहीं बोला। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर ऐसा पॉलिटिक्स हो रहा है जहां माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, इसको बंद करने के लिए सिविल सर्विस का भी तो रोल है ना, क्योंकि देश का लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर को संभालना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सिविल सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये दोनों ग्रुप में जो रिटायर्ड पब्लिक ऑफिशियल्स थे वो सब रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स थे, रिटायर्ड जजेस थे, रिटायर्ड ऑफिसर्स थे।
ऑथर इधर क्या बोल रहा है, अगर देश में वायलेंस हो रहा है, क्राइम हो रहा है, हेट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव एक्शन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? पुलिस एंड मजिस्ट्रेसी का है, जुडिशियल कोर्ट्स का है एंड अदर रेगुलेटरी एजेंसीज का है, पॉलिटिशियंस का नहीं है। तो आप पॉलिटिशियंस को दोषी नहीं बोल सकते हो। अगर इस तरह की वायलेंस या कोई ऑफेंसेस हो रहा है देश में, उसको प्रिवेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों का है, सिविल सर्विसेज का है। अगर आप मैच्योर डेमोक्रेसीज में देखोगे, सेल्फ रेस्पेक्टिंग पब्लिक ऑफिशियल्स अपना जो ड्यूटीज है वो ईमानदारी के साथ करते हैं, अपने कॉन्शियंस के साथ करते हैं, किसी भी पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस में आकर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल नहीं जाते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन का 2 टॉप मिनिस्टर्स, एक प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन एंड फिनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनाक, ये दोनों को अक्यूज किए थे फॉर वायलेटिंग देयर ऑन लॉकडाउन रेगुलेशंस फॉर कोविड-19। इन्होंने क्या किया था, एक क्रिसमस पार्टी अटेंड किए थे और कोविड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किए थे एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस में। कब? नवंबर टू दिसंबर 2020 के टाइम पर। अब इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए ना, तो इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक सिविल सर्वेंट को ऑथराइज किया, सू ग्रे। ठीक है, अब देखिए सू ग्रे ने क्या किया, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी के साथ किया और उन्हें पता चला दोनों मिनिस्टर्स ने अपनी कोविड-19 जो प्रोटोकॉल है उसे तोड़ा है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट किया, द पब्लिक एंड पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्सेप्टेड द इंटीग्रिटी ऑफ द एक्सरसाइज। देखिए इन्होंने जो एक्सरसाइज कंडक्ट किया, बेसिकली इन दोनों के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन चलाया, उसे ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है और पब्लिक है, दोनों ने एक्सेप्ट किया। एंड देन अनदर विंग ऑफ सिविल सर्विस, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और फिनेंस मिनिस्टर के ऊपर फाइन इंपोज किया। एंड अगेन द बोथ टॉप मिनिस्टर्स एक्सेप्टेड द पेनाल्टी। दोनों मिनिस्टर्स ने पेनाल्टी को एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपनी गलती मान लिया और फाइन पे भी किया। अब आप सोचिए अगर ये इंडिया में होता तो क्या होता? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अगेंस्ट इस तरह एक एक्शन लेने की हिम्मत कोई भी सिविल सर्वेंट दिखाता? ये तब पॉसिबल था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इंडियन सिविल सर्विसेज क्रिएट किए थे, पर अभी के लिए नहीं। द डिटोरिएशन इन स्टैंडर्ड्स वाज वेरी विजिबल ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975। देखिए सिविल सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स का डिटोरिएशन नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुआ था ना 1975 में, तब से देखने को मिला। तब से आज तक इनकी जो स्टैंडर्ड है वो डिक्रीज होते हुए आया है। आजकल कोई सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी के बारे में बात ही नहीं करता। अब देखिए सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले क्या होता था, जब भी कोई कम्युनल और कास्ट रायोट्स होता था, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन डिस्टर्बेंसेस को खत्म करने के बारे में सोचता था या फिर पीस रिस्टोर करने के बारे में सोचता था। पर आजकल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई ग्रुप को फेवर करते हैं, पॉलिटिशियन का जो आदेश है उसे फॉलो करते हैं, वो जो ग्रुप को फेवर करने के लिए बोलेंगे उसी को फेवर करेंगे। ऊपर से जो सिविल सर्वेंट उस पॉलिटिशियन का आदेश को फॉलो किया होगा, उनको फेवर किया होगा, उनको वो प्राइसेस भी ऑफर करते हैं। ऐसे असाइनमेंट्स दे देंगे इंडिया के बाहर भी, मतलब फॉरेन जाने का मौका दे देगा, प्रमोशंस दे देगा। तो काफी सारे अट्रैक्टिंग ऑफर्स देते हैं पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स को। उल्टा सोचिए आप, अगर वो सिविल सर्वेंट उस पॉलिटिशियन का बात अगर नहीं सुना होता तो उनके साथ बहुत बुरा होता, उन्हें ऐसा पनिशमेंट ट्रांसफर दे देता या फिर ऐसा पोस्टिंग दे देता जो कोई नहीं चाहता है। मतलब देखिए पॉलिटिशियन का ऑर्डर नहीं सुनने से उनके साथ क्या क्या होगा इंडिया में, ये आप इमेजिन कर सकते हो। काफी सारे मूवीज में भी आपने देखा होगा। एंड दिस कैन हैपन डिस्पाइट द प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड्स इन आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सिविल सर्वेंट्स को सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड्स दिया हुआ है आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप पूछोगे सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी मतलब क्या होता है? देखिए बस न्यूट्रल रहना, किसी भी तरह का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर काम नहीं करना, किसी को नहीं फेवर करना, कोई भी पार्टी के साथ खड़े नहीं रहना, हमेशा न्यूट्रल रहने का, ये होता है सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी। पर आजकल हमारे देश में सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कोई अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि पॉलिटिशियंस ऐसा प्रेशर में उनको डाल देते हैं, वो सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी भूल ही जाते हैं। अब दोस्तों सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी को डिफेंड करने के लिए कुछ नॉर्म्स भी है, सच एज इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन। आपकी थॉट एंड एक्शन के ऊपर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपका जो थॉट एंड एक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग होनी चाहिए। दूसरा, ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव एडवाइस, हमेशा आपकी जो एडवाइस है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। एंड कैंडर एंड स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर इवन इफ इट इज डन इन द प्राइवेसी ऑफ ए मिनिस्टर्स चैम्बर। अगर आपको एक मिनिस्टर्स चैम्बर में बुला के भी कुछ पूछते हैं, आपके ऊपर कुछ भी प्रश्न आ जाए, तो आपको सच बोलना है। ये सब आप सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी का कुछ बेसिक नॉर्म्स बोल सकते हो। Associated with these norms are the personal values that a civil servant cherishes or ought to cherish, namely self-respect, integrity, professional pride and dignity। तो ये सारे आ जाते हैं दोस्तों
पर्सनल वैल्यूज, ये भी आपका सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी में आता है। देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल प्राइड, डिग्निटी, ये सब जब आपको होगा ऑटोमेटिकली आप न्यूट्रल रहेंगे। ऑल दिस टुगेदर कंट्रीब्यूट टू द एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट बेनिफिट सोसाइटी एंड द पीपल। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप मिलाओगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो एनहांस होगा और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से सोसाइटी एंड पीपल को बेनिफिट्स होगा। पर ये स्टैंडर्ड्स को डाइल्यूट करने में पॉलिटिशियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। वो अपने पार्टी इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये सारे स्टैंडर्ड्स को भूल जाते हैं और सारे सिविल सर्वेंट्स को मजबूर करते हैं उनके हिसाब से काम करने के लिए। ये सब तब होता है दोस्तों जब पॉलिटिशियंस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भूल जाते हैं। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। देखिए हमारी संविधान में जो प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है उसे अगर ठीक से फॉलो करोगे ना सारे पॉलिटिशियंस, तो ये सब नौबत नहीं आएगा। सारे सिविल सर्वेंट्स जितने ब्यूरोक्रेट्स वगैरह है वो सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी मेंटेन करके अपनी जो फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें ठीक तरह निभाएंगे। पर पॉलिटिशियंस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भूल जाता है तो ये सब होना ही है। वैसे डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने क्लियरली बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट। ये नेचुरली किसी के अंदर नहीं होता है, उसे कल्टीवेट करना पड़ता है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको दोनों आर्टिकल थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और एक आर्टिकल है दोस्तों रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल जूट इंडस्ट्री, वो मैं कोशिश करूंगा अलग एक वीडियो में आपको समझाने के लिए, वो काफी बड़ा आर्टिकल है इसलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।